अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका एक टॉपिक जो रिमेनिंग रह गया उसकी मैं वीडियो आप लोगों को भी ये भेज रहा हूँ, तो इसको आप लोग गौर से सुनिएगा। जैसे लास्ट टॉपिक हमारा रह गया तो मंडे को इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉपिक मैंने लिख लिया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी वीडियो भेज दूँ, तो इसको ज़रा सुन लें आप लोग। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ द हीट इंजन। और इसको हम कहते हैं वो एक हीट इंजन से बेसिकली एक हीट इंजन जो है बेसिकली वो 4 प्रोसेस से गुजरता है जब वो एक साइकिल अपना कंप्लीट करता है। जैसे आपने सुना है कभी 2 स्ट्रोक इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन होता है गाड़ियों के, तो 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन। तो यहाँ पर हम एक 1 स्ट्रोक पढ़ रहे हैं, मतलब 1 साइकिल मीन 1 स्ट्रोक। तो वी हैव द कार्नोट साइकिल। साइकिल्स मीन इंजन की लैंग्वेज में हम कहते हैं स्ट्रोक कह सकते हैं, ठीक है। एक इंजन जो है जब वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो वो 4 डिफरेंट प्रोसेस से गुजरेगा। डिफरेंट इन द सेंस कि हमारे पास ये 4 हेडिंग्स आप लिखोगे एग्जाम में। मैं आपको हेडिंग याद करवाने के लिए इस तरह मेंशन कर देता हूँ, आपको ये नोट्स में लिखा मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को कैमरा करीब करता हूँ और ये आप देखें ज़रा सा कि ये प्रोसेस जो मैंने इसको याद करवाने के लिए, ताकि आप हेडिंग्स आगे पीछे ना करें, ये काफ़ी मिलती जुलती हेडिंग है। तो आप सबसे पहले हेडिंग्स को याद कर लें। पहला प्रोसेस जो होगा वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, इसको IE लिखा है मैंने शॉर्टली। दूसरा है आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथा है आइडियाबैटिक कंप्रेशन। इसको याद कैसे करूँ? सबसे पहले रफ में जाना और इस तरह लिखना IA वर्टिकली लिखो, फिर 2 मरतबा EE लगा दो, 2 मरतबा CC लगा दो, मतलब ये चारों हेडिंग बन गई। IA फिर EE। मतलब अब जरा गौर से देखो तो शुरू के 2 प्रोसेस जो हैं उसमें हमारे पास लिखा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा लिखा है आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। 2 बार एक्सपेंशन है, 2 बार क्या है, कंप्रेशन है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइडियाबैटिक कंप्रेशन, ये 4 प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। क्योंकि कार्नोट साइकिल है, साइकिल का मतलब कोई नहीं कि आप किसी चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर इन द सेंस कि वो स्क्वायर फॉर्म में हो, ट्रायंगल फॉर्म में हो, जैसे भी हो, आप अगर अपनी इनिशियल स्टेट से कम बैक हो जाते हैं, वापस अपनी इनिशियल जगह पे आते हैं, 1 2 3 4, फिर 4 के बाद दोबारा 1 पे आते हैं, फिर 1 2 3 4, फिर 4 के बाद दोबारा, यानी कम बैक टू अगेन इट्स इनिशियल स्टेट। तो अगर हमारे पास कोई प्रोसेस बार बार रिपीटेड हो रहा है और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अब आ रहे हैं, 4 से दोबारा 1 पे आ जाएँ, तो अगेन हमारे पास का ये एक साइकिल का मतलब 1 2 3 4 के बाद दोबारा 1 पे आ जाए, तो ये कार्नोट साइकिल। और कार्नोट का मतलब कि हीट इंजन की बात कर रहा हूँ अगेन। तो अगेन हमारे पास हीट इंजन की वर्किंग में ये 4 प्रोसेस क्या कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ज़रा इसी प्रोसेस को मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो इसकी पूरी डायग्राम जो है, इसकी पूरी डायग्राम की पूरी समरी जो है ग्राफ में आ जाएगी, और कुछ लाइंस वगैरह आखिर में लिखी हैं वो मैं अपना लेक्चर क्लोज में बता दूंगा। तो पहले आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले एग्ज़ाम के लिए आप आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक इस टॉपिक के लिए आपको आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर नहीं है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये 2 एप्लीकेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस और आइडियाबैटिक प्रोसेस होते क्या हैं, कैसा ग्राफ होता है, क्या कुछ होता है इसमें, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ तक मैंने आपको पहले बहुत कोई स्ट्रेस भी हो चुका है, आप लोगों का पहले एग्जाम भी हो चुका है और कई बार मैंने इसको रिपीट भी किया कि एप्लीकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब वो एप्लीकेशन यहाँ पर काम आ रही हैं। तो मैंने आपको कहा था कि हर लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड होता है, लिहाजा उसको हमेशा आपको रेडी रखना होगा चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल मैं मान लेता हूँ कि आपको आइसोथर्मल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन अगर पता है तो उसके बाद से आप कहानी सुने, यहाँ भी आएगा आइडियाबैटिक, बट अगर पहले से समझा होगा तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमारे पास जो गैस का इनिशियल स्टेट है, आप देखें मैं कैमरा मूव करता हूँ और शुरू की 2 डायग्राम्स में मैं फोकस करता हूँ कैमरा। नंबर 1 A 2 B। ये A जो है गैस का, हमेशा मैंने आपको बताया कि इनिशियल स्टेट डिफाइन करना चाहिए। वो गैस प्रेशर P1 पे है, टेम्परेचर T1 पे है, वॉल्यूम V1 पे। याद रखें ये जो पिस्टन हमारे पास है, मतलब ये गैसेस सिलेंडर जो है, ठीक है, जो हम अंडर द प्रोसेस हीट इंजन पे दिखा रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पर अगेन एक गैस को कन्फाइंड किया है एक सिलेंडर के अंदर, उसमें पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पर पूरे प्रोसेस, द होल प्रोसेस में पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन एबल टू मूव। जब पिस्टन एबल टू मूव है इसका मतलब पिस्टन मूव कर रहा है, तो पिस्टन ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, वर्डन कर रही है गैस। वर्डन या तो ऊपर बाय द गैस हो रहा है, सिस्टम एक्सपेंड कर रहा होगा, या वर्डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो सिस्टम एक्सपेंड नहीं कर रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है। 2 प्रोसेस एक्सपेंशन के हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, 2 प्रोसेस कंप्रेशन के हैं, वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि शुरू के प्रोसेस में अगर आप देखें, जो हेडिंग लगवाई थी मैंने बताया था कि 2 मरतबा एक्सपेंशन है और लास्ट में 2 मरतबा कंप्रेशन है एक साइकिल के अंदर। एक्सपेंशन है, फिर कंप्रेशन है। कौन कौन से एक्सपेंशन है देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गैस का इनिशियल स्टेट डिफाइन करेंगे, P1 T1 V1।
ठीक है। ये गैस मान लेते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर, समझाने के लिए लिखा है, इसको जब करोगे तो यहाँ 55 नहीं लिखना, ठीक है, समझाने के लिए लिख दिया ताकि समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए आपको। तो P1, T1 और V1 ये हमारे पास गैस का इनिशियल स्टेट है। सिर्फ डायग्राम को देखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जब डायग्राम A से B पे जाओगे तो प्रेशर क्या है, P1 से P2 हो गया, प्रेशर चेंज करके ही वॉल्यूम चेंज होता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा, पहली हेडिंग हमने क्या लगाई थी, फर्स्ट हेडिंग मैंने आपको याद करवाई, आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए बट उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम V1 से V2 देखो बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो अपने आप वॉल्यूम नहीं बढ़ता, आपने कुछ काम करना है। काम ये करना है कि प्रेशर को रिलीज़ किया। यहाँ देखो ये 5 एरो आ रहे हैं, 5 एरो का मतलब 5 किलोग्राम वेट है, हर एरो का मतलब 1 किलोग्राम वेट है। 5 में से 2 वेट रिमूव कर दिए, मतलब प्रेशर रिलीज़ किया, प्रेशर कम किया। जब प्रेशर कम किया P1 से P2 किया तो वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, प्रेशर कम वॉल्यूम ज़्यादा। बॉयस लॉ तो ये कहता है और ये बॉयस लॉ को ही फॉलो कर रहा है भाई। तो टेम्परेचर क्या है, T1 है, तो टेम्परेचर T1 ही रहा। टेम्परेचर T1 ही क्यों रहा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो मैंने तो यहाँ लिखा है 50+5, ये समझाने के लिए बताया कि नीचे हमने रखा है रेड कलर का दिखाया मैंने कोल्ड बॉडी, सॉरी हॉट बॉडी। तो हॉट बॉडी क्यों रख दी भाई, ये हॉट बॉडी, हॉट रिजर्वायर एक ऐसा कंटेनर है जो ज़रा सी सिस्टम से अगर एनर्जी लॉस होती है तो उसको गेन करेगा, और अगर एनर्जी गेन होती है तो उसको लॉस करेगा। टेम्परेचर विल बी कंट्रोल बाय दिस डिवाइस दैट इज़ हॉट रिजर्वायर, या ये थर्मोस्टेट भी कहलाते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। थर्मोस्टेट का मैंने एक MCQs भी दिया था। थर्मोस्टेट वो डिवाइस है जो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, बढ़ते हुए टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, चाहे वो डिक्रीज़ हो रहा हो या इंक्रीज़ करो। टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है तो उसको मेंटेन करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तब भी मेंटेन करेगा। तो ये हॉट बॉडी एक थर्मोस्टेट की तरह काम कर रही है, टेम्परेचर कंट्रोल करेगी। तो ये 55 था तो ये 50 क्यों हो गया, फिर मैंने लिखा 50+5, +5 विल बी एडेड टू द सिस्टम। अब ये +5 क्यों लिखा है, ये 50, मैंने 55 से 50 क्यों लिखा, आप मैंने बार बार बताया, जब गैस खुली जगह पर आती है तो टेम्परेचर फॉल होता है, तो टेम्परेचर कंट्रोल करना है। टेम्परेचर अब्रप्टली जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, नीचे हॉट बॉडी रखी हुई है, जैसे ही हॉट बॉडी देखेगी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, अरे वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो टेम्परेचर फॉल डाउन होगा, सही है। 55 से 50 पे जैसी गैस आएगी टेम्परेचर फॉल डाउन होगा, ये गैस उतनी देर तक हीट देगी, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। 50 हुआ, 55 से 5 हीट सिस्टम से निकल गई, उसने 5 हीट दे दी, 5 हीट का मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। 50+5 दोबारा अगेन टेम्परेचर मेंटेन हो गया, दैट इज़ कॉल्ड आइसोथर्मल तो है, बट आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमने टेम्परेचर कंट्रोल कर दिया। टेम्परेचर T1 था, अभी भी T1 लिखा है। तो प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में यानी A से B जाते हुए हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाया। ये वो फर्स्ट हेडिंग थी जो मैंने डील करवाई। ये एक इंजन काम कर रहा है इस तरह से, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं B से C पे आता हूँ। जब B से C पे आओगे देखो तो भाई देखो प्रेशर P2 था, अगेन प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू उसको बार बार चेंज करना, हर बार एक नया प्रेशर एक नया वॉल्यूम होगा, या टेम्परेचर कंट्रोल होगा या टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा। अब जब आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे आ गए तो अगला प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, आइडियाबैटिक है, बट एक्सपेंशन अगेन है, मतलब एक्सपेंशन किया, मज़ीद एक्सपेंड करेगी गैस। मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए अगेन मैंने प्रेशर को रिलीज़ किया। यहाँ कितने एरो हैं, 1 2 3 एरो हैं, 3 वेट्स हैं, यहाँ से 2 एरो हटा दिए, मतलब 2 वेट हटा दिए, तो कितना हो गया हमारे पास बेसिकली प्रेशर P3 हो गया। एक नया प्रेशर पे एक नया वॉल्यूम गैस का आया। हर बार एक गैस एक नए वॉल्यूम पे जब भी आती है एक नया प्रेशर होता है और एक नया टेम्परेचर सेट होता है, बट इस बार मैं टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करूँगा। ये सिस्टम बिल्कुल पैक्ड हुआ हुआ है। आइडियाबैटिक कंडीशन वही होती है जहाँ पर सिस्टम कम्प्लीटली इंसुलेट होता है, पिस्टन यहाँ पर मूवेबल है, ये ध्यान में रहे। पर टेम्परेचर क्या है, T1 से T2 हो गया और खुली जगह पे गैस आ गई तो देखो गैस का टेम्परेचर 55 पर था, कम हो गया, टेम्परेचर विल फॉल डाउन। बट इस फॉल डाउन टेम्परेचर को मैं थर्मोस्टेट से या हॉट बॉडी से या कोल्ड बॉडी से कंट्रोल तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर आई डोंट हैव एनी रिजर्वायर। तो इन दिस कंडीशन आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है, टेम्परेचर चेंज हो गया क्योंकि प्रेशर चेंज हुआ है और भी चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये B से C हो गया। जब C से D पर आओगे तो अब D पे दोबारा आ जाओ। D पे जैसे ही आओगे, यहाँ पर शुरू के 2 प्रोसेस के अंदर मैंने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम V1 पे था, V2 हुआ, V2 से V3 हो गया। अब आप V3 से जब V4 पे आओगे तो देखो V4 वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे क्यों जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा, फिर अगेन सिस्टम पे काम करना है। अब मैं वर्डन ऑन द गैस करूँगा। P3 एक एरो बनाया मैंने, 4 एरो बना दिए, मतलब 4 वेट्स मजीद ऐड कर दिए। पहले मैं वेट हटा रहा था, अब मैं वेट ऐड कर रहा हूँ। जब मैं वेट ऐड कर रहा हूँ सिस्टम कंप्रेस्ड होगा, तो कंप्रेस्ड होने पे क्या है, हमारे पास जगह कम हो रही है, तो हमारे पास देखो टेम्परेचर अचानक बढ़ेगा। मिसाल दी मैंने, 40 से टेम्परेचर बढ़ के 45 हो जाएगा। फिर रिजर्वायर देखेगा अरे टेम्परेचर तो बढ़ रहा है सिस्टम का, बट हमें तो कंट्रोल करना है, क्योंकि अगले 2 प्रोसेस दोबारा क्या है, कंप्रेशन के हैं, बट पहले आइसोथर्मल होता है, बाद में आइडियाबैटिक होता है, पहले की तरह। तो इसका मतलब ये हो गया आइडियाबैटिक एक्सपेंशन पहले था मेरे पास, उंगली को देखो मेरे, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन था। अब मैं
आइसोथर्मल कंप्रेशन करवा रहा हूँ, कंप्रेस द गैस बट टेम्परेचर मस्ट बी कंट्रोल। 45 टेम्परेचर बढ़ गया सिस्टम पे वॉल्यूम कम होने की वजह से। फिर 5 हीट सिस्टम से निकालनी है, जो बढ़ गई हीट, एक्सेस हीट हो गई, उसको निकालना है। तो कोल्ड बॉडी यहाँ से हीट खींचेगी, ये मैंने क्या लिखा Q2। Q2 एनर्जी को लॉस करवाओगे, 45 में से 5 हीट माइनस करोगे। अगेन टेम्परेचर 40 पे क्यों आया, टेम्परेचर कंट्रोल करना है। गौर से सुनो बात को, इस वीडियो को गौर से सुनोगे तो समझ में आएगी, सुकून से सुनना, ठीक है। तो ये आइडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया। अब मैं आपको कैमरा का मूव करके दिखाता हूँ कि फ़ौरन डी के बाद दोबारा ए पे जाना है। तो मैंने एक और फिगर नहीं बनाई, ABCD एंड डी से वापस ए पे जाना है, साइकिलिक 1 साइकिल पूरा करना है। तो डी से वापस ए पे जाओगे तो अब देखो ज़रा, मैं एरो अपना, ये मैंने एक एरो बनाया है, देखो नीचे की तरफ। अब ये एरो मैंने बनाया, तो ये एरो कहाँ जा रहा है, देखो पीछे की तरफ ये एरो जा रहा है, मेरे उंगलियों को देखो, ये एरो जा रहा है आपके पास कम बैक टू द इनिशियल स्टेट। अब याद करो इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट हमारे पास क्या आ रही है, देखो P4 प्रेशर नया 4 था, V4 नया वॉल्यूम। मैंने एक वेट और बढ़ा दिया, सिस्टम मज़ीद कंप्रेस होगा। अभी है आइडियाबैटिक कंप्रेशन पे हमने एंड किया, आइडियाबैटिक कंप्रेशन पे मैंने एंड किया। आइडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद मुझे करना है आइसोथर्मल कंप्रेशन, मज़ीद सिस्टम को कंप्रेस करना है। यानी मैं पहली वाली फिगर गौर से देखो, अगर नज़र आ रही है आप लोगों को, तो मैं फिर करीब करता हूँ। पहले वाली फिगर में क्या था, फिर आपने 4 थे, फिर दोबारा 5 वेट रख दिए, यानी वापस आपने उतने ही वेट रखने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गए। तो ये हमारे पास अगेन 5 वेट रख दिए, सिस्टम जितना वॉल्यूम पे था मज़ीद कंप्रेस होगा, एक नए वॉल्यूम पे गैस आएगी, बट टेम्परेचर अगेन कंट्रोल होगा। पहले कितना टेम्परेचर था देखो और से, लास्ट फिगर में जो टेम्परेचर था जिसमें कोल्ड बॉडी रखी हुई थी, टेम्परेचर था हमारे पास 50, ठीक है। फिर मैंने सिस्टम को कंप्रेस मज़ीद किया, 1 किलोग्राम वेट मज़ीद बढ़ाया, 5 एरो दिखाए, यानी इनिशियल कंडीशन यही थी, 5 एरो दिखाए। तो टेम्परेचर अभी कितना है, 40 पर है। 40 के बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, बट हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर रहे। अगेन आइडियाबैटिक कंप्रेशन है, ये सारी वॉल्स पिस्टन कम्प्लीटली पैक्ड हुए हुए हैं। वॉल्यूम जितना कम करोगे उतना टेम्परेचर 40 पे छोड़ा था हमने, 40 से टेम्परेचर इंक्रीज़ करके दोबारा किस पे आ जाएगा, 55 पे आ जाएगा। नहीं, वापस वो गैस उतनी ही स्टेट पे आ जाएगी जहाँ से स्टार्टअप किया था। टेम्परेचर 55 से स्टार्ट किया था गैस को, 55 पे वापस वो गैस आ जाती है क्योंकि वॉल्यूम उतना ही कम हो जाता है। तो एक नया वॉल्यूम V1, एक नया प्रेशर, फिर ये V1 से P1 हुआ, मतलब V1 से फिर V2, V2 से V3, V3 से, इस तरह ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये चारों प्रोसेस अंडरस्टैंड जब आप कर लोगे, मैं फिगर भी भेज दूँगा, उसको रख के मेरी वीडियो को सुनते रहना। तो अब आप यहाँ पर देखो बेटा कि लास्ट हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ में क्या नज़र आ रहा है आपको, बेसिकली ये ग्राफ जो है, इसको थोड़ा सा मैं फोकस कर लेता हूँ। कार्नोट साइकिल का ग्राफ बनाने के नंबर होते हैं, लिहाजा इसको आप लोग काइंडली ज़रा गौर से देखें। ये ग्राफ इस तरह का हर किताब में बना हुआ है, किताब से बनाओ तो किताब से बना लो, लेकिन समझ लो ग्राफ बड़ा आसान से। आपने 4 प्रोसेस बताए थे, एक A था, एक B था, एक C था, एक D था। A में क्या है, इनिशियल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 था। A से जब B पे जाओगे तो A से B जाते हुए P2, V2, T1, ये कैसे हो गया भाई, देखो ना, A से B जाते हुए मैंने लिखा है यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल मतलब ये होगा टेम्परेचर क्या है, चेंज नहीं होगा। देखो A इनिशियल है, अब प्रेशर देखिए, हर बार एक नया प्रेशर नया वॉल्यूम है। तो जब A से जब B पॉइंट लिखोगे तो P1 से P2 प्रेशर हुआ, वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, टेम्परेचर T1 से T1 ही रहेगा। क्यों, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो A से B जाते देखना क्या था, देखना ये है कि आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक के ग्राफ ऑलमोस्ट उनकी शक्लें एक जैसी होती हैं। आइसोथर्मल जो होता है हमारे पास ये वाला, ये ग्राफ ज़रा इस तरह से होता है, कम वर्टिकल होता है, वो ऊँचाई ज़रा कम होती है, और ये ऊँचाई ज़रा ज़्यादा दिखा रहा हूँ। तो ये जो ग्रीन लाइन दिखा रहा हूँ, ये दोनों प्रोसेस आइसोथर्मल के हैं, एक एक्सपेंशन का है, एक कंप्रेशन का है। रेड लाइन जो दिखा रहा हूँ ज़्यादा वर्टिकल, मोर स्टीपर कहते हैं, ज़्यादा वर्टिकल है ये। तो A E एक्चुअल में जो आइडियाबैटिक का ग्राफ होता है दोनों के शेप एक जैसे हैं। ये ज़रा सा फ्लैट इस तरह से होता है, ये ज़रा वर्टिकल होता है। वर्टिकल का मतलब मोर स्टीपर। तो आइडियाबैटिक कर्व लिखवाया था, मतलब थोड़ा हमें गलती भी हो गई थी हमारी लास्ट टाइम। तो हमने कहा था कि आइडियाबैटिक कर्व जो होता है मोर स्टीपर होता है एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल कर्व या आइसोथर्म कर्व। तो इसको ज़रा वर्टिकल बनाओगे, इसको ज़रा फ्लैट दिखाओगे। बहरहाल वो बनाने में आप प्रैक्टिस कर लें। A से B जाते हुए अगर आप यूँ चल रहे हो आगे तो वॉल्यूम देखो बढ़ रहा है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये प्रेशर एक्सिस है, प्रेशर बढ़ रहा है। इस तरह से जाओगे तो प्रेशर वॉल्यूम कम होगा, इस तरह से वापस जाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस तरह जाओगे प्रेशर कम ज़्यादा होगा, इस तरह नीचे जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर क्या कम होगा। यानी देखो ये V1 है, ये V4 है, ये V2 है, ये V3, ये क्यों आ रहा है इस तरह से, देखो ज़रा गौर से। देखो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे आओगे, A से B यानी A पॉइंट को लाइन में जाओ, देखो मैंने एरो बनाया है, लाइन बनाई है मैंने, ग्रीन लाइन।
क्या आ रहा है V1। फिर ए से जब बी पे जाओगे, बी लाइन पे जाओ, वॉल्यूम कितना हो गया V2। ठीक है भाई, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ए से बी जाता है वॉल्यूम बढ़ रहा था, फिर बी से सी जाता है मजीद वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, तो पहली बार होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर जब बी से सी जाओगे तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। बी से सी मतलब बी से यहाँ सी पे गए तो बी वाले पॉइंट पे वॉल्यूम V2 था, सी वाले पॉइंट में वॉल्यूम V3। अब सारे जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं V2 V3 ये सारे फिगर में भी ऐसे ही हैं। ठीक है ना, फर्स्ट बॉक्स से जब सेकंड बॉक्स में जाओगे तो वॉल्यूम V2 मिलेगा, सेकंड बॉक्स से जब थर्ड वाले बॉक्स का मतलब यानी सिलेंडर पे जाओगे तो वॉल्यूम कितना मिलेगा V3 मिल जाएगा, और V3 से जब दोबारा वापस आओगे तो दोबारा क्या है वॉल्यूम V4 से अगेन V1 पे आ जाएगा। देखो ज़रा गौर से, ए से बी V2 वॉल्यूम हुआ, बी से सी वॉल्यूम V3 हुआ, हर बार एक नया प्रेशर पे लाइन मिलेगी, ये भी दिखता है ना। फिर सी से डी वापस जा रहे हो, जब सी से डी जाओगे तो वॉल्यूम V3 से अगेन कहाँ जा रहा है, देखो ज़रा गौर से V4 पे, और D से वापस जब ए पे जाओगे तो V4 से अगेन V1 पे आ गया। फिर चलते रहो इस तरह, ए से बी, बी से सी, यानी ए से बी वॉल्यूम V2, बी से सी वॉल्यूम V3, फिर सी से डी वॉल्यूम V4, यानी V3 से V4 और V4 से दोबारा VA। इस तरह से ये एक शेप आ जाएगा। इसके अंदर का एरिया को अगर आप थोड़ा सा कलर कर दें, शेडेड कर दें, मैंने फिगर गंदी हो जाती इसलिए मैंने फिगर शेड नहीं किया, मैंने ऐसे लिख दिया वर्डन। तो ए से बी, बी से सी से डी से ए को मैं पूरा अगर मैं हाईलाइट कर दूं, कलर कर दूं, शेडेड कर दूं, तो दैट शेडेड पोर्शन शोज द वर्डन ऑफ द होल साइकिल, कि एक इंजन की साइकिल में कितना गैस ने या कितना इंजन ने काम किया। तो इंजन के काम को मैंने यहाँ लिखा है एक शॉर्ट नोटिस के तौर पर, और ये ब्लैंक सी लाइन है। द एरिया बॉन्डेड बाय द पीवी कर्व, ये पीवी कर्व होते हैं जितने भी हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम कर्व कहलाते हैं। तो पीवी कर्व ए बी सी डी है, साइकिल प्रोसेस है, तो ए से बी से सी से डी और डी से वापस ए पे, तो ये पूरा एक लूप बन जाएगा। इस पूरे लूप में जो भी शेप आ रहा है उसको कवर्ड कर दो। तो मैंने लिखा है ये द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ए बी सी डी ए शोज द नेट वर्डन ऑफ द वन साइकिल, वन कार्नोट साइकिल या स्ट्रोक कह लें, विच इज़ गिवन बाय Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1। याद करें ये फॉर्मूला आपने कार्नोट साइकिल में पढ़ा था, तो कार्नोट इंजन में जब इंजन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था Q1 एनर्जी एब्जॉर्ब है और Q2 एनर्जी एक्सपेल्ड है। तो याद रखो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब 500 जूल है और एनर्जी एक्सपेल्ड 300 है, तो सिस्टम में जो तवानाई इंटर हो रही है वो 500 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब है हॉट बॉडी के अंदर, और कोल्ड बॉडी से हीट कितनी निकाली 300। 500 में से जब 300 माइनस किया तो 200 पे हमारा इंजन क्या है अपना साइकिल कंप्लीट करता है। दैट इज़ द वर्किंग ऑफ द कार्नोट साइकिल इन द डायग्राम, इन द फिगर और इन द ग्राफिकल इलस्ट्रेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक सुने, अगर नहीं आएगा तो मैं इंशाल्लाह मंडे को रिपीट कर दूँगा। कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों को डिस्कस करने हो तो ज़रूर डिस्कस करिएगा। ठीक है, यहाँ तक के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।